नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफार्मर से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये 60 नोट्स है, 60 नोट्स का रिवीजन यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अच्छे से देखिए, और अगर अब आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर सभी 60 नोट्स का बहुत अच्छे से 60 में रिवीजन कराया गया है। तो आप लोग एक बार जरूर वीडियो के प्ले लिस्ट में विजिट करिएगा, देखिएगा बहुत अच्छे से 60 नोट्स का रिवीजन कराया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें ट्रांसफार्मर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है देखिए, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसके कारण इसमें विंडेज और फ्रिक्शन हानि नहीं होती है। तो ट्रांसफार्मर क्या है देखिए, ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक होने की वजह से मतलब इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इस वजह से विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेज जो होती है वो जीरो होती है। इसी कारण इसकी इफिशियंसी जो है देखिए बहुत हाई होती है, लगभग 90-95% से लेकर 98% तक इसकी इफिशियंसी होती है। ठीक है, यह म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सेकंड पॉइंट है देखिए इसमें, यह म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इसमें देखिए यह पावर और फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। पावर और फ्रिक्वेंसी जो होता है इसमें वो कांस्टेंट रहती है। और वोल्टेज जो है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है करस्पॉन्डेंस टू करंट, स्टेप डाउन या स्टेप अप। मतलब अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को घटाएगा, अगर करंट को घटाता है तो वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, उसी आधार पर ये स्टेप अप स्टेप डाउन टाइप के होते हैं। इसके बाद जो है देखिए इसमें कोर जो होता है, देखिए कोर क्या है, हाई सिलिकॉन स्टील का कोर बनाया जाता है, जिसे सीआरजीओ का भी कोर बनाया जाता है। तो सीआरजीओ का कोर बनाने से क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस जो होती है वो कम हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो कोर होता है किसका बना होता है, तो सीआरजीओ का बना होता है। सीआरजीओ किस लिए बनाते हैं, क्योंकि इसकी हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है इसमें कम होती है, क्योंकि हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट जो है सीआरजीओ का वो बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए कोर का लेमिनेशन करते हैं। देखिए कोर को लेमिनेशन करते हैं जिसके कारण ईडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाती है। और लेमिनेशन जो होता है देखिए, लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है, तो 0.35 से लेकर 0.5 mm तक इसके लेमिनेशन की थिकनेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, पावर ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है देखिए किसका बना होता है, सीआरजीओ का बना होता है। और हाई फ्रिक्वेंसी पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करने वाले ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किसका बना होता है, एयर या तो फिर फेराइट कोर का बना होता है। ईएमएफ इक्वेशन जो होता है देखिए, ईएमएफ इक्वेशन कितना होता है, तो ई आरएमएस वैल्यू होता है ये। तो ई आरएमएस इक्वल टू 4.445 एम एफ इंटू एन होता है। तो 5 m जो देखिए क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो ईएमएफ इंड्यूज होता है ट्रांसफार्मर में, उसमें कौन सा फ्लक्स इन्वॉल्व होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या हो जाता है यहाँ पर, 4.445 एम एफ इंटू एन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, देखिए ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, के इजकल टू N2/N1 इजकल टू E2/E1 इजकल टू I1/I2 होता है। देखिए यहाँ पर स्टेप अप और स्टेप डाउन और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो स्टेप अप कब होता है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा रहेगी। मतलब कि जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी में। मतलब प्राइमरी टर्न जो है ज़्यादा रहेगी सेकेंडरी टर्न से, और प्राइमरी वोल्टेज भी ज़्यादा रहेगी सेकेंडरी वोल्टेज से। तो कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगर सेकेंडरी टर्न जो होता है N2 ग्रेटर देन N1 और V2 ग्रेटर देन V1 रहेगा, तो वो कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। मतलब सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेगा और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा वो भी ज़्यादा रहेगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, वोल्टेज को मतलब बढ़ाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के नंबर ऑफ टर्न बराबर रहेंगे, इंड्यूज ईएमएफ बराबर होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए, नो लोड करंट जो होता है, नो लोड करंट जो होता है 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट का होता है। नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है, 2 से 5% तक फुल लोड करंट या रेटेड करंट का 2 to 5% होती है। इसके बाद नो लोड पावर एंगल जो होता है देखिए 75 से लेकर लगभग 80 तक होता है। तो 85 तक भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो 75 से लेकर 80 डिग्री तक जो इसका नो लोड एंगल होता है। और पावर फैक्टर जो होता है, नो लोड का पावर फैक्टर वेरी पुअर होता है। तो कितना होता है, 0.2 से लेकर 0.25 लैगिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें 100 kVA से अधिक जो ट्रांसफार्मर होते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें 100 kVA से अधिक ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब कि नो लोड करंट जो I0 होती है, अगर 100 kVA से एबव का ट्रांसफार्मर है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग कितना है 100 kVA से एबव है, तो उसमें नो लोड करंट को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर यही 500 kVA से अधिक ट्रांसफार्मर है, 500 kVA से अधिक ट्रांसफार्मर है,
तो उसमें जो वाइंडिंग का रजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग के रजिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग देखिए हम जब करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो कोर होता है सबसे नीचे देखिए हम क्या करते हैं, कोर रखते हैं। सबसे नीचे ऐसे ट्रांसफार्मर है तो सबसे नीचे क्या रहेगा, कोर रहेगा। उसके बाद जो होता है एलबी बाइंडिंग रखते हैं। एलबी बाइंडिंग ये लो वोल्टेज बाइंडिंग होती है। इसके बाद इंसुलेशन हम लोग लगाते हैं, इंसुलेशन, और उसके बाद जो है हाई वोल्टेज बाइंडिंग रखते हैं। तो इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है, तो सबसे पहले क्या नीचे रख क्या रहता है, कोर होता है। उसके बाद फिर एलबी बाइंडिंग, एलबी बाइंडिंग के बाद इंसुलेशन हम लोग उस पर लगाते हैं। इंसुलेशन लगाने के बाद फिर ऊपर से हाई वोल्टेज बाइंडिंग को रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए एयर गैप जो होता है, एयर गैप कम हो जाता है। एयर गैप कम होने की वजह से रिलेक्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। रिलेक्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है, इंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। अगर इंडक्टेंस कम रहेगी, इंडक्टेंस कम रहेगा तो रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो आपका कम हो जाएगा। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है तो लॉसेस जो होता है, देखिए लॉसेस आपका घट जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सबसे नीचे कोर, कोर के बाद एलबी बाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर एचबी बाइंडिंग, हाई वोल्टेज बाइंडिंग को रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए, E1 और E2 दोनों समान कला में होते हैं। E1 और E2 दोनों क्या होते हैं, समान कला मतलब सेम फेज में होते हैं। E1 एंड E2 आर बोथ आर इन सेम फेज बिकॉज ऑफ दे आर इंड्यूस्ड बाय कॉमन फ्लक्स। मतलब कि E1 और E2 क्या होते हैं, देखिए समान कला में होते हैं क्योंकि ये दोनों समान फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एमएमएफ जो होता है वो सेकेंडरी एमएमएफ से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए रिफर्ड वैल्यू जो है, तो रिफर्ड वैल्यू से न्यूमेरिकल पूछा जाता है आप लोगों से कि अगर देखिए रिफर्ड वैल्यू क्या है, सेकेंडरी को हम लोग प्राइमरी में रिफर करते हैं तब यह है सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी साइड में रिफर करते हैं तो R2 डैश इक्वल टू R2 डिवाइड बाई के स्क्वायर, R2 बाई के स्क्वायर होता है। X2 जो आता है देखिए X2 डैश इक्वल टू X2 बाई के स्क्वायर, और Z2 जो डैश जो आता है, Z2 डैश जो आता है Z2 बाई के स्क्वायर हो जाता है। करंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं के में, तो I2 डैश इक्वल टू I2 इंटू के हो जाता है। ठीक है, इसके बाद E2 आता है, देखिए E2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 अपॉन के, E2 डैश यहाँ रहेगा। ठीक है, इसके बाद रिफर टू सेकेंडरी, अगर प्राइमरी को हम लोग देखिए सेकेंडरी में रिफर करते हैं तो उसके लिए ये होता है, देखिए यहाँ से क्या होगा, R1 डैश इक्वल टू के स्क्वायर इंटू R1, X1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू X1, और ऐसे ही Z1 डैश इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू Z1 हो जाएगा। I1 डैश जो है, I1 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 अपान के हो जाएगा, और E2 डैश जो है, E1 डैश क्या हो जाएगा, E1 इंटू के हो जाता है। देखिए पर यूनिट सिस्टम है, पर यूनिट सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है देखिए, तो पर यूनिट जो वैल्यू आती है देखिए इसकी एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है कि जिस जो वैल्यू हमको मिल रही वो, और बेस वैल्यू क्या होता है, किसी को हम रेफरेंस मान लेते हैं, उसी में से जो वैल्यू दिए रहते हैं उसी में हम किसी को रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो वो बेस वैल्यू होता है। तो दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर यूनिट बोलते हैं। तो पर यूनिट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वोल्टेज बाई वोल्टेज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देखिए जेड पर यूनिट निकाले हैं तो जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस हो गया, तो दोनों जेड जेड हैं तो यूनिट कुछ भी नहीं रहेगी। इसके बाद देखिए आता है बेस जो है, जेड बेस इक्वल टू निकालने के लिए तो वी बेस अपॉन आई बेस, जेड इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई होता है, तो वी बेस अपॉन आई बेस होता है। यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे देखिए, तो और जेड बेस की वैल्यू आती है। डायरेक्टली आपसे फार्मूला पूछा जाता है कि जेड बेस इक्वल टू क्या होता है, तो के वी बेस स्क्वायर अपॉन एम बी ए बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से जेड पर यूनिट की वैल्यू निकल के आती है जेड एक्चुअल इंटू एम बी ए बेस अपॉन के वी बेस का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये और ये दोनों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये और ये तीनों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन आप लोग जानते हैं कि नो लोड से फुल लोड में, जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर है उस समय और ट्रांसफार्मर फुल लोड पर है उस समय जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज में आप निकाल रहे हैं तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है, तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई फुल लोड वोल्टेज इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन देखिए निकालने के लिए फार्मूला आता है I2 R2 cos फाई प्लस माइनस I2 X2 साइन फाई अपॉन V2 होता है। तो ये भी आप फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला और ये फार्मूला दोनों इसको याद रखिएगा। इसमें प्लस साइन जो होता है देखिए, अगर प्लस साइन लेकर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आता है, इंडक्टिव लोड के लिए, और माइनस साइन लेके चलेंगे तो कैपेसिटिव लोड और कैपेसिटिव पावर के लिए फिर हम यूज करते हैं इसका। ठीक है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के लिए R पर यूनिट cos फाई प्लस माइनस X पर यूनिट साइन फाई भी एक ये वोल्टेज रेगुलेशन का होता है। इसके बाद जो है देखिए यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है देखिए I2 R2 अपॉन V2 होता है,
और जीरो पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, तो ये जीरो वोल्टेज रेगुलेशन जब भी आएगा देखिए कैपेसिटी लोड के लिए आएगा। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस पर, कौन से लोड पर होगा, तो कैपेसिटी लोड पर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, या तो फिर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पर होगा, तो कैपेसिटी लोड पर होता है। तो इसके लिए tan फाई की वैल्यू क्या होता है, माइनस R2 नॉट अपन X2 नॉट होता है, R2 नॉट अपन X2 नॉट, और फाई की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए देखिए कंडीशन क्या होती है, तो अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए शर्त, इसमें ये इंडक्टिव लोड पर होता है, ठीक है। और tan फाई की वैल्यू जो आती है देखिए X2 अपन R2 होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग को हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर तो टेस्टिंग देखिए क्या है, तो टेस्टिंग करने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट होता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो पहले हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट देखते हैं। देखिए तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग कोर लॉस को निकालते हैं। कोर लॉस जो होती है ट्रांसफार्मर के कोर जो होता है, कोर में होने वाली लॉस को हम लोग क्या निकालते हैं, कोर लॉस निकालते हैं। ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है कोर लॉस। देखिए रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी पर इसको हम लोग ऑपरेट कराते हैं। कोर लॉस को जो है ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ये रेटेड वोल्टेज। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है किस पर किया जाता है, तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी करते हैं। ये हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं, और एलवी साइड जो होती है, एलवी साइड पे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग रख के टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। लो पावर फैक्टर वाटमीटर की रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत पड़ती है। कोर लॉस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कोर लॉस और शंट ब्रांच के पैरामीटर जो होते हैं उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देखिए दो तीन चीज़ें, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी पे करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं, और लो वोल्टेज साइड को हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। लो पावर फैक्टर वाटमीटर की रिक्वायर्ड होती है, कोर लॉस को कैलकुलेट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग फुल लोड टेस्ट बोलते हैं और फुल लोड टेस्ट बोलते हैं। देखिए ठीक है, फुल लोड टेस्ट करंट डिपेंडेंट टेस्ट होता है, ये इस पर करंट पर डिपेंड करता है। एलबी साइड जो होती है, एलबी साइड को हम लोग शॉर्ट करते हैं। एलबी साइड को शॉर्ट करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक थिन वायर को लेके उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए जो इसमें इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन की मतलब कि इंसुलेशन की कम रिक्वायर्ड होती है, और रेटिंग जो होती है, इंस्ट्रूमेंट जो होती है उसकी रेटिंग जो है शॉर्ट करने के लिए उसकी रेटिंग कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए हाई पावर फैक्टर वाटमीटर की रिक्वायर्ड होती है, और फुल लोड जो होती है, देखिए फुल लोड वोल्टेज का लगभग 10 से 15% तक हम लोग वोल्टेज जो होता है वो अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फुल लोड टेस्ट होता है। एलबी बाइंडिंग जो होती है, लो वोल्टेज साइड के बाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट करते हैं, और हाई पावर फैक्टर वाटमीटर की रिक्वायर्ड होती है। इसमें फुल लोड वोल्टेज का जो है लगभग 10 से 15% तक हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। कोर कॉपर लॉस और सीरीज ब्रांच के पैरामीटर की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संपन्ना टेस्ट है। देखिए संपन्ना टेस्ट जो है, संपन्ना टेस्ट क्या होता है, देखिए इसमें 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है हमको। टेम्परेचर राइज को हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 2 समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की नीड होती है। सेकंड नंबर पे देखिए टेम्परेचर राइज को ज्ञात करते हैं, टेम्परेचर जो राइज होता है इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों को हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं संपन्ना टेस्ट से। इफिशियंसी जो है देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, और इनपुट को हम लोग लिखते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से ये भी फार्मूला बनता है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाता है, एक और फार्मूला आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस होता है। तो यहाँ से देखिए VA cos फाई अपॉन VA cos फाई प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, ठीक है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ये। किसी भी लोड पर नेक्स्ट पॉइंट है देखिए किसी भी फ्रैक्शनल लोड पे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए किसी भी फ्रैक्शनल लोड पे, मतलब कोई भी अगर लोड दिया है, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 2 गुना लोड पर या फिर हाफ लोड पर बोल दिया, तो वहाँ निकालने के लिए देखिए फार्मूला होता है। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, x इंटू VA cos फाई अपान में x VA cos फाई प्लस x स्क्वायर कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस इंटू 100 होता है, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन क्या होता है, देखिए तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, अधिकतम दक्षता के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, देखिए वेरिएबल लॉस जो होता है वो कांस्टेंट लॉस के बराबर होना चाहिए, कॉपर लॉस जो होता है वो आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर जो है करंट, देखिए यहाँ पर आता है करंट जिस पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, तो करंट एट विच एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। तो करंट मतलब वह करंट जिस पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, तो क्या होता है देखिए करंट
नीटा मैक्स मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले इस करंट पर, तो IFL मतलब फुल लोड करंट IFL इंटू अंडर रूट में आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक है। तो आई मैक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, IFL अंडर रूट में PI प्लस PC, PI अपन PC, ठीक है। इसके बाद इफिशियंसी रेटिंग के लिए देखिए होता है, तो रेटिंग के लिए क्या होता है, तो रेटिंग के लिए देखिए निकालते हैं, तो यस नीटा मैक्स इजकल टू यस फुल लोड FL मतलब कि रेटिंग फुल लोड पर रेटिंग जो ट्रांसफार्मर की हो, और अंडर रूट में इंटू अंडर रूट में PI अपन PC होता है, आयरन लॉस अपन कॉपर लॉस होता है। ओपन डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, देखिए ओपन डेल्टा कनेक्शन को हम लोग VB कनेक्शन बोलते हैं। तो VB कनेक्शन क्या होता है, देखिए 2/3 पार्ट जो होता है, 2/3 पार्ट ऑफ 3 फेज का होता है। मतलब कि 3 फेज अगर ट्रांसफार्मर चल रहा है, ठीक है, उसका एक बाइंडिंग जो होता है किसी तरह से ब्रेक हो जाता है या फिर हम उसको हटा देते हैं, तो उसको हम लोग VB कनेक्शन या ओपन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय जो VB कनेक्शन होता है वो 3 फेज का 2/3 पार्ट ही जो पावर को डिलीवर करता है। इसमें जो है देखिए आउटपुट जो मिलता है VB कनेक्शन में 57.7% मिलता है, 57.7% जो है आउटपुट मिलता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होता है, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है देखिए 86.86 होता है। और स्कार्ट कनेक्शन देखिए कहाँ यूज करते हैं, तो स्कार्ट कनेक्शन मोस्ट आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो स्कार्ट कनेक्शन का यूज कहाँ होता है, तो स्कार्ट कनेक्शन का यूज होता है 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, देखिए इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर केवल एक बाइंडिंग होती है, ये इंडक्टिवली और मैग्नेटिकली दोनों तरह से कपल होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएक बोलते हैं। देखिए वेरिएक बोलते हैं या वेरिएबल ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है इसको। इंडक्टिवली तथा मैग्नेटिकली दोनों तरह से ये कनेक्टेड होते हैं, तो ये इंडक्टिवली और मैग्नेटिकली दोनों कनेक्टेड होते हैं। इसमें ओनली वन बाइंडिंग होती है, देखिए इसमें ओनली एक बाइंडिंग होती है, इसमें केवल एक बाइंडिंग होती है। इंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होती है देखिए कितना होती है, V1 माइनस V2 इंटू I1 होती है। और इनपुट पावर जो होती है देखिए V1 I1 होती है। इसके बाद देखिए जो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर कितना होता है, तो 1 माइनस K इंटू इनपुट पावर होती है। और कंडक्टिवली पावर जो ट्रांसफर होती है वो K इंटू इनपुट पावर होती है। K की वैल्यू कितना होता है, देखिए LV बाइंडिंग अपन मतलब कि LV साइड का वोल्टेज डिवाइड बाई HV साइड का, ठीक है। कॉपर सेविंग निकालने के लिए देखिए कॉपर सेविंग तो 1 माइनस K इंटू 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर सेविंग निकालते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए कॉपर सेविंग यहाँ था, तो जो कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होती है K इंटू इनपुट पावर होती है, और वैल्यू ऑफ कॉपर सेविंग जो होता है 1 माइनस K इंटू 2 बाइंडिंग का ट्रांसफार्मर का जो कॉपर होगा उसका। और रेटिंग जो होती है देखिए रेटिंग निकालने के लिए 1/1 माइनस K इंटू 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। लॉसेस जो होती है देखिए लॉसेस निकालने के लिए 1 माइनस K इंटू 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी देखिए 1 माइनस K इंटू 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। इतना आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अब लॉसेस आता है, तो लॉसेस निकालने के लिए देखिए क्या है, हम लोग देखते हैं सभी पॉइंट को। तो लॉसेस में देखिए क्या होता है, तो एक पहला क्या होता है कॉपर लॉस होता है, दूसरा आयरन लॉस होता है, ठीक है। तो कॉपर लॉस क्या होता है, देखिए कॉपर लॉस होता है I2R लॉस होता है, I2R लॉस होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग लॉस बोलते हैं, हीटिंग लॉस बोलते हैं, वेरिएबल लॉस बोलते हैं, करंट डिपेंडेंट लॉस बोलते हैं, ठीक है। कॉपर लॉस को इतना चीज़ बोलते हैं हम। इसके बाद आता है देखिए कोर लॉस होता है। कोर लॉस में क्या है, कोर लॉस या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन लॉस बोलते हैं। ये वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस होता है, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट लॉस होता है, मैग्नेटिक लॉस भी इसी को बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सा आता है, देखिए ये हिस्टेसिस लॉस और एडी करंट लॉस आता है, ठीक है। कोर लॉस में क्या होता है, देखिए वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस होता है, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट लॉस होता है, मैग्नेटिक लॉस होता है, और हिस्टेसिस लॉस और एडी करंट लॉस इसके अंतर्गत आते हैं कोर लॉस में। आइए हम लोग अलग अलग देखते हैं हिस्टेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो सबसे पहले देखिए हिस्टेसिस लॉस है। तो हिस्टेसिस लॉस देखिए एक्चुअल में क्या है, तो इसमें देखिए इसको कम करने के लिए, हिस्टेसिस लॉस कम करने के लिए हम लोग कोर जो होता है, कोर को किसका बनाते हैं, कोर जो होता है इसको हम लोग CRGO का या तो फिर सिलिकॉन स्टील का, हाई सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है। हिस्टेसिस लॉस का फार्मूला होता है देखिए हिस्टेसिस लॉस इक्वल टू K इंटू बी मैक्स का पावर 1.6 भी होता है कहीं कहीं, तो X की वैल्यू जो होता है 1.6 की लेते हैं सिलिकॉन के लिए। अगर सिलिकॉन स्टील का बना होता है तो 1.6 लिखते हैं। F इंटू V होता है, ठीक है। V/F रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो अगर V/F रेशियो कांस्टेंट है तो उसमें जो हिस्टेसिस लॉस होता है केवल फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और V/F रेशियो अगर वेरिएबल है तो उसमें जो हिस्टेसिस लॉस होती है वो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज दोनों पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर वोल्टेज तथा फ्रिक्वेंसी का अनुपात को नियत रखा जाए तो हिस्टेसिस लॉस किस पर डिपेंड करता है, तो हिस्टेसिस लॉस केवल फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर नहीं डिपेंड करता।
और वी बाई एफ रेशियो अगर वेरिएबल है मतलब चेंज होता रहता है तो उसके उस समय जो होता है हिस्टैरिसीस लॉस वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ईडी करंट लॉस आता है, देखिए तो ईडी करंट लॉस जो है देखिए, तो ईडी करंट लॉस डब्ल्यू इक्वल टू होता है के ई बी मैक्स बी एम पावर बी एम का स्क्वायर या बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी होता है। टी जो होता है वो थिकनेस होता है, जो कोर होता है लेमिनेशन करते हैं उसकी थिकनेस है, और वी जो होता है वॉल्यूम होता है। ठीक है, वोल्टेज मत समझ लीजिएगा यहाँ। तो ईडी करंट लॉस क्या हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू के ई बी एम मैक्स पावर स्क्वायर बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी होता है। ठीक है, तो अगर देखिए इसमें वी बाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट रहता है तो ईडी करंट लॉस होता है फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर वी बाई एफ रेशियो वेरिएबल होता है तो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए तो दोनों में इंपॉर्टेंट है। देखिए तो अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो ईडी करंट लॉस होती है वो फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और वी बाई एफ रेशियो जो अगर वेरिएबल है तो उसमें वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ईडी करंट लॉस। तो टोटल लॉस देखिए अगर वी बाई एफ रेशियो वेरिएबल कांस्टेंट है, अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो उस समय जो टोटल लॉस होता है मतलब आयरन लॉस जो होता है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर वी बाई एफ रेशियो वेरिएबल है तो उस समय जो होता है फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। पैरेलल ऑपरेशन देखिए, पैरेलल ऑपरेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए कंडीशन देखिए एसेंशियल एक होता है कि मतलब आवश्यक होता है कि आवश्यक कंडीशन है, एक होता है डिजायरेबल होता है मतलब चल जाता है। तो इसमें देखिए जो एसेंशियल होता है कंडीशन होता है कौन कौन सा होता है, तो इसमें क्या होता है सेम टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, सेम फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, और पोलरिटी सेम होना चाहिए, और फेज सीक्वेंस जो होता है फेज सीक्वेंस जो है वो सेम होना चाहिए। इसके बाद देखिए डिजायरेबल कंडीशन क्या होती है, इसमें केवीए रेटिंग जो होता है वो सेम होना चाहिए, एक्स बाई आर का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए, वोल्टेज रेशियो जो है सेम होना चाहिए, पर यूनिट इम्पिडेंस जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, देखिए टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी जो है सेम होना चाहिए, और पोलरिटी सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस जो है वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ट्रांसफार्मर आयल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए। देखिए तो ट्रांसफार्मर आयल जो होता है ये लो वाइस्कोसिटी होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो ट्रांसफार्मर आयल होता है उसका श्यानता कैसी होती है, तो कैसा होना चाहिए, लो वाइस्कोसिटी होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है देखिए 10 से 12 किलो वोल्ट पर mm होता है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है देखिए 80 से 90 किलो वोल्ट पर mm होता है। फ्लैश पॉइंट जो होता है 140 होता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लैश पॉइंट होता है। सिलिका जेल देखिए क्या होता है, सिलिका जेल जो है ये अगर गुड कंडीशन में है मतलब मॉइस्चर जब एब्जॉर्व नहीं किया है मतलब नमी को अवशोषित नहीं किया है उस समय जो होता है वो ब्लू होता है, और मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लेता है या तो मतलब कि अनहेल्दी कंडीशन हो जाता है, बैड कंडीशन में आ जाता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है उस समय जो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, और हमिंग नॉइज जो होता है, जैसे ट्रांसफार्मर आप पास गए होंगे तो उसके देखिए उसमें हमिंग नॉइज के मतलब ऐसे बोलता है मतलब इस टाइप का आवाज़ आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कारण होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में हमिंग नॉइज होती है, हमिंग नॉइज किसकी वजह से होती है, तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, बुकुल्ज रिले देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुकुल्ज रिले जो है, तो बुकुल्ज रिले देखिए एवब 750 kVA से अगर ऊपर का ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें हम लोग बुकुल्ज रिले का यूज करते हैं, और ये इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए बुकुल्ज रिले का यूज करते हैं। और ये इंस्टॉल देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इंस्टॉल इन बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटर, इसको हम लोग कहाँ मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में इंस्टॉल करते हैं एट एंगल 2 to 10 मतलब 2 से 10 डिग्री पे जो है हम लोग इसको थोड़ा सा मतलब 2 से 10 डिग्री पर इसको लगाते हैं मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। अब इसको थोड़ा सा तिरछा लगाने का रीज़न क्या होता है, स्लज फार्मेशन का होता है। स्लज फार्मेशन को न होने के लिए जो है हम लोग इसको थोड़ा सा 2 से 10 डिग्री पे लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगभग 50 से जो है 70% पर मैक्सिमम मतलब एफिशिएंसी देता है और ऑपरेट कराते हैं। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है देखिए इसको हम लोग लगभग फुल लोड पे चलाते हैं, इसकी डिजाइनिंग जो की जाती है वो फुल लोड पर चलने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए कूलिंग जो होता है, कूलिंग से तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ड्राई कूलिंग होती है, ड्राई कूलिंग में कौन सा हम लोग कूलिंग का यूज करते हैं,
तो ड्राई कूलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एयर नेचुरल का हम लोग यूज़ करते हैं। और ये कितना होता है देखिए 1.5 MVA तक होता है। तो 1.5 MVA तक के ट्रांसफार्मर में हम लोग कौन सा एयर नेचुरल का यूज करते हैं। AN से मतलब एयर हो गया, नेचुरल हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ऑयल ONAF का मतलब होता है देखिए ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ठीक है। तो ONAF जो है ये 30 MVA तक के ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑयल नेचुरल एयर फोर्स का यूज करते हैं कूलिंग के लिए। इसके बाद ONAF जो होता है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स जो है, यहाँ पर ONAN होना चाहिए, ठीक है, ONAN। इसके बाद देखिए ONAF ऑयल नेचुरल एयर फोर्स होता है वो 60 MVA तक के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसके बाद OFAF मतलब कि ऑयल फोर्स और एयर फोर्स के लिए ये 60 MVA से एबव जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम लोग ऑयल फोर्स एयर फोर्स का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए OFWF का मतलब क्या हो गया देखिए ऑयल फोर्स वाटर फोर्स जो है वो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है, हाई MVA के जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए कोर टाइप और सेल टाइप के ट्रांसफार्मर जो है उसमें हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए कोर टाइप का ट्रांसफार्मर जो होता है ये हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं, और सेल टाइप का ट्रांसफार्मर जो होता है ये हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। कोर टाइप का ट्रांसफार्मर जो होता है देखिए नॉट स्ट्रांग, मैकेनिकली जो है स्ट्रांग नहीं होता है, यांत्रिक रूप से स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है देखिए इसमें क्या होता है, ये मैकेनिकली स्ट्रांग होता है, यांत्रिक रूप से स्ट्रांग होता है। कोर जो होता है देखिए इसमें कोर टाइप का ट्रांसफार्मर जो होता है कोर सराउंडेड बाई बाइंडिंग, जो बाइंडिंग होती है कोर को घेरे रहता है, ठीक है। और सेल टाइप का ट्रांसफार्मर जो होता है देखिए इसमें क्या होता है, बाइंडिंग जो होता है सराउंडेड बाई कोर, जो कोर से बाइंडिंग को ऐसे घेरे रहते हैं। क्योंकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे तो इस टाइप से बना रहता है, यहाँ तो बाइंडिंग इस पर हम लोग करते हैं, ठीक है। ये कोर रहता है, ये कोर रहता है, तो इस पर हम लोग इस वाले कोर पर बीच में जो है इसको हम लोग बाइंडिंग करते हैं इस पर। इसके बाद देखिए कोर टाइप में कौन सा कंसेंट्रिक बाइंडिंग यूज करते हैं, और सेल टाइप में जो है सैंडविच टाइप का बाइंडिंग यूज करते हैं। कोर टाइप में जो फ्लक्स जो होता है, जो देखिए लीकेज फ्लक्स होता है वो ज़्यादा होता है, पावर फैक्टर जो होता है कम होता है। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है देखिए लीकेज फ्लक्स कम होता है, पावर फैक्टर अच्छा होता है। कोर टाइप में जो वोल्टेज का वेरिएशन वो ज़्यादा होता है, मतलब वोल्टेज में फ्लक्चुएशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। और सेल टाइप का ट्रांसफार्मर जो होता है ये इसमें वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर का जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे सभी को हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और वीडियो को आप लोग एक बार देखिए, सभी पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, या फिर आप शॉर्ट नोट्स इसको बना लीजिए, साथ में लिखते जाइए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, यही हम लोग का मोटिवेशन होता है। अपने दोस्त में ग्रुप में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद जो है देखिए हम लोग ट्रांसफार्मर का MCQ क्वेश्चन का वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।